ऐसा लगता था मानो कल की बात हो। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था, एक ड्रीम कम ट्रू हो गया था। फिर पहला दिन, पहला वीक, पहला मंथ, नए-नए फ्रेंड्स, नया एटमॉस्फेयर, एंथुसियाज्म ये सब था। और देखते-देखते टाइम ऐसे उफ उड़ गया और अब आ गई फर्स्ट प्रॉफ एग्जाम। तो यस, अब एग्जाम आ गई। अब इस पॉइंट से आगे, इस डे से आगे आपको क्या-क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आपको अपना गोल अचीव करने में मदद हो। तो ऐसा कुछ छोटे टिप्स इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। इससे डेफिनेटली देखो, आप तो पढ़ाई करोगे ही, आपने किया है साल भर पढ़ाई। और मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी एग्जाम जो होती है ना, वो आप लास्ट एक वीक में क्या पढ़े उसकी एग्जाम नहीं होती, आपने साल भर क्या किया उसकी एग्जाम होती है। तो पढ़ाई तो आपने की है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो अगर आप इसको फॉलो करो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स और कम से कम 5-10% बढ़ेंगे। चलो देखते हैं क्या ये टिप्स हो सकती है। आपके बिहेवियर जो है आपका आज के बाद एग्जाम के पहले दिन तक, तो उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक नॉन एकेडमिक और दूसरा एकेडमिक। एकेडमिक्स के बारे में बाद में बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, कैसे रिवीजन एंड ऑल। लेकिन पहले कुछ नॉन एकेडमिक टिप्स भी दे दूं। देखो बेसिकली आपको परफेक्ट हेल्थ में रहना है आज से लेके। देखो आप बैटल फेज में एंटर कर रहे हो, उस वक्त परफेक्ट हेल्थ जरूरी है। और उसकी त्रिसूत्री जो होती है, तीन सूत्र उसके: डाइट, स्लीप एंड फिजिकल एक्टिविटी। कहते हैं ना, जैसे किसी क्राइम के पीछे तीन ही मकसद होते हैं, जर, जोरू और जमीन, ऐसा कुछ कहते हैं। तो वैसे ही हमारे अच्छे हेल्थ के पीछे ये तीन चीजें डेफिनेटली होती है। इसके ऊपर आपको ध्यान देना जरूरी है। मैं जानता हूं कुछ लोग बोलते हैं स्लीप सर नहीं सो सकते, हमें वो टाइम सारा पढ़ाई में डालना है, सिर्फ 2 घंटे सोते हैं। और फिर होता क्या है, एग्जाम टाइम में नींद आती है। पेपर के वक्त सोए हुए स्टूडेंट्स भी मैंने देखे हैं कि भाई आता था सब कुछ लेकिन डेस्क पे सर रख के सो गए। तो इस ये सब ना हो, ये अवॉइड करना, इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। सो यू नीड टू बी इन अ परफेक्ट फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ ऑल्सो। ओके। आप ऐसे मोमेंट्स आएंगे कि आपको लगेगा कि अरे बाप रे, मैं अकेला बैटल में हूं, कोई साथ नहीं है, वगैरह वगैरह। इमोशनली भी आप थोड़ा सा अपसेट हो सकते हो। ये सब को ओवरकम आपको करना है। इसी से आपकी एकेडमिक हेल्थ भी अच्छी रहेगी और परफॉर्मेंस काफी, मतलब आपको अब आपका ए गेम लाना है। ए लेवल गेम कहते हैं ना, ए गेम या टॉप लेवल परफॉर्मेंस, टॉप नॉच गेम लाना है। और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए फटाफट देखते हैं। एक तो डाइट, कम से कम ट्वाइस अ वीक थोड़ा हाई प्रोटीन डाइट लेने की कोशिश करो। क्योंकि आपको पता है, अब आपने फिजियोलॉजी खुद पढ़ी है, न्यूरो फिजियोलॉजी भी आपको आती होगी कि जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, साइनेप्सेस है, उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर हो रही है और वो परफेक्ट टाइम पे आपको रिकॉल करना है। उसके अलावा एनालिटिकल माइंड चाहिए, वो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन, क्लिनिकल केसेस, ये सब के लिए एनालिटिक। तो ये सब आपको मतलब साइनेप्सिस में स्टोर्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स और डेंड्राइटिक ज्योमेट्री, ये दो चीजें आपकी एकदम अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा हाई प्रोटीन डाइट पे कंसंट्रेट करो। अगर आप हॉस्टेलाइट हो कोई बात नहीं, थोड़ा प्रोटीन शेक्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, वो बूस्ट, बोर्नविटा, ऐसे जो सप्लीमेंट्स है उनके बारे में सोच सकते हो। लेकिन ये प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स बनाएंगे और अमाइनो एसिड से फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर्स और डेंड्राइटिक ज्योमेट्री वगैरह बनेगी। रिड्यूस शुगर्स टू सम एक्सटेंट। मैं ये नहीं कहूंगा कि कार्ब्स को कंप्लीटली बंद कर दो। कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हो, लेना चाहिए इनफैक्ट इंसुलिन सिक्रीशन के लिए। लेकिन आपको पता है कि इंसुलिन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ग्लूकोज अपटेक बाय द न्यूरॉन्स। मेनी नो सॉरी, ग्लूकोज अपटेक तो ठीक है, लेकिन अमाइनो एसिड अपटेक यहाँ ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अमाइनो एसिड्स जो है वो आपका वो न्यूरोट्रांसमीटर्स और ये सब बनाने वाले हैं। तो इतना इंसुलिन सिक्रीशन की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा ही हाइपरग्लाइसेमिया हो गया दूसरी तरफ, मतलब उसका बैड इफेक्ट जो बोल रहा हूं कि हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट में आपको नींद ज्यादा आएगी, अननेसेसरी टाइम पे नींद आएगी, और प्लस आपका ओवरऑल थिंकिंग, थॉट प्रोसेस से भी वो इंटरफेयर कर सकता है। इसलिए ग्लाइकेशन स्टेटस आपका, या ये कह लो ग्लाइसेमिक स्टेटस, ये ठीक रहना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा शुगर को कट डाउन करो। और तीसरा, मेंटेन हाइड्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी फिलहाल तो गर्मी के दिन तो चलो खत्म हो गए, अभी थोड़ा मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको इस वक्त, जब आप इस स्ट्रेस से जा रहे हो, तब आपको आपका हाइड्रेशन मेंटेन रखना ही पड़ेगा।
आपने देखा होगा अक्सर कई बार होता है कि आपको पता था आंसर और नहीं आया। उसकी एक वजह ये होती है कि न्यूरोनल्स जो मेम्ब्रेन्स होती है वो श्रिंक या स्वेल होती है। आपको पता है ये कि अगर प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी अगर अल्टर हो गई तो वाटर मूव्स आउट ऑफ द न्यूरॉन्स और मूव्स इनटू द न्यूरॉन्स एंड देयरफॉर सेल साइज, न्यूरॉन की सेल साइज जो है, सेल बॉडी उनकी वो स्वेल होती है, श्रिंक होती है और इससे भी आपकी थिंकिंग एबिलिटी पे असर पड़ता है। तो वैसे तो देखो थर्स्ट लगेगी आपको, बॉडी हर चीज आपको बताती है, तो पानी तो मांगेगी बॉडी। उसके ऊपर आप एक 2-3 ग्लास, 3-4 ग्लास एक्स्ट्रा थ्रू आउट द डे पी सकते हो, मेंटेन योर हाइड्रेशन। उसके अलावा दूसरा वो त्रिसूत्री में दूसरा है स्लीप। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि नहीं नहीं नहीं, अभी सोने का टाइम नहीं है, अभी तो जागने का टाइम है, अभी तो पढ़ाई का टाइम है, बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत बाकी है। बिल्कुल सही है, लेकिन sleep is a very 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 essential component of your perfect health, okay, and perfect मतलब academic score also। क्यों कहता हूं ऐसा? देखो, एक तो इट इज नीडेड फॉर मेमोरी कंसोलिडेशन। आपको आपने पढ़ा होगा ये REM स्लीप है, उसमें मेमोरी कंसोलिडेशन होता है। तो उसके लिए आपको एक स्लीप अच्छी 6.5 आवर्स एटलीस्ट ये जरूरत है, क्योंकि आप मैटर सब ले रहे हो, पढ़ रहे हो, लेकिन आपको सही वक्त पे रिकॉल होना भी जरूरी है और उसके लिए वो मेमोरी कंसोलिडेशन होना जरूरी है। वो मेमोरी कंसोलिडेशन स्लीप में ही होता है। तो आपको, आपके ब्रेन को, न्यूरॉन्स को इस स्लीप की जरूरत है। कभी ये गलती मत करना कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं और उस मेहनत का एक पैरामीटर क्या कि मैं बस 2 घंटे सो रहा हूं। आपके लिए वो ठीक नहीं है, एग्जाम देने वालों के लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपको मेमोरी कंसोलिडेशन की जरूरत है। ये मेरा नुस्खा है कि 4:30-5 बजे का जो टाइम होता है, तो उस वक्त एक लास्ट एपिसोड ऑफ REM स्लीप, जो सबसे लॉन्गेस्ट एपिसोड होता है, ब्रेन उस वक्त वो REM स्लीप का लॉन्गेस्ट एपिसोड एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो उस वक्त अगर आप पढ़ के एक आधा पौना घंटा पढ़ के फिर अगर सो जाओ तो अच्छा मेमोरी कंसोलिडेशन होता है। ये मेरा पर्सनल नुस्खा है, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये है। अब आप देखो आप ऐसे कैसे कर सकते हो, मतलब चलो जल्दी सोना स्टार्ट किया। हाँ, एक बात है, एग्जाम के डे तक आपको आपका सर्कैडियन रिदम भी सुधारना होगा। सर्कैडियन रिदम के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, हार्मोनल लेवल्स डिपेंड करते हैं, मूड, ये सब डिपेंड करता है। तो धीरे धीरे आप वो सर्कैडियन रिदम अच्छा करने के लाइन पे चले जाओ। मैं जानता हूं अभी बहुत सारे लोग हॉस्टल में अगर रहते हो तो 3-4 बजे तक तो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद सोते हैं, फिर कब उठते हैं सुबह 11 बजे 12 बजे। तो ये सर्कैडियन रिदम आपका चलता रहेगा और फिर एग्जाम जब आएगी तब ये रिदम आपको, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए आप ठीक से नॉर्मलाइज करो रिदम को, लेट से 12 to 6:30, और फिर उसके बाद उठ के बैठो, पढ़ाई करो। तो ये एक ध्यान देना आपको। स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज थोड़ा होगा। देखो, मैं मानता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल एग्जाम है, डिफिकल्ट एग्जाम है, फर्स्ट टाइम आप इतनी बड़ी एग्जाम देने जा रहे हो, तो थोड़ा स्लीप कॉम्प्रोमाइज होगी ही, ऑब्वियसली। आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट करना है पढ़ाई में, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एक अच्छी अमाउंट ऑफ स्लीप एवरी डे लेना ये आपके लिए इसेंशियल है। और फिजिकल एक्टिविटी, तीसरी त्रिसूत्री जो है फिजिकल एक्टिविटी। आपको पता है फिजिकल एक्टिविटी से भी काफी हॉर्मोन्स का सिक्रीशन प्रॉपर बेहतर होता है, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं फिजिकल एक्टिविटी से। और आपको पता होगा एंडोर्फिन्स जो है वो हिप्पोकैम्पल सेल्स के ऊपर एक्ट करते हैं। तो आपकी अच्छी मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए भी ये जरूरी है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करो, और खास करके विटामिन डी आपको जरूरी है इस वक्त। आपको मालूम होगा विटामिन डी का रिसेप्टर न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है। न्यूक्लियर रिसेप्टर का मतलब क्या? हर सेल में, क्योंकि न्यूक्लियस ना तो हर सेल में होगा, हर सेल को अफेक्ट करेगा। तो विटामिन डी, आप देखो, आप हॉस्टल में रहते होंगे, बाहर घूमने नहीं जाते होंगे, तो वैसे ही विटामिन डी की थोड़ी सी डेफिशिएंसी के चांसेस है। तो आप विटामिन डी एज अ सप्लीमेंट लेना चाहो तो ले सकते हो, या फिर कम से कम सनलाइट में हाफ एन आवर तो कम से कम आप फिजिकल एक्टिविटी करो, 35-40 मिनट्स एवरी डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पीक परफॉर्मेंस के लिए ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। और इमोशनल हेल्थ के लिए, जैसा मैं अक्सर कहता हूं, स्पीक विद पेरेंट्स रेगुलरली। अगर आप हॉस्टल में हो तब भी फोन पे बात किया करो, घर पे हो तब भी उनको बताओ आपने क्या पढ़ा,
वो मेडिको है तो समझ जाएंगे, नॉन मेडिको है तब भी कम से कम वो इतना तो एहसास करेंगे कि हाँ बहुत मेहनत कर रहा है अपना बच्चा, और उससे एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट होगी। पेरेंट्स हमेशा पॉजिटिव वाइब देते हैं। दिस पॉजिटिव वाइब ऑल्सो इज गुड फॉर योर ओवरऑल एग्जाम परफॉर्मेंस। तो ये नॉन एकेडमिक बिहेवियर हुआ, और अब थोड़ा सा एकेडमिक्स भी देख लें। अच्छा, मैं रिवीजन के कैसा करना है वगैरह बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें करनी है आज से लेके एग्जाम टाइम तक, जो भी टाइम बचा हुआ है, मंथ एंड हाफ, 2 मंथ्स वगैरह जो भी बचे हुए हैं, तो उसमें सबसे पहले पॉइंट आप ये करो, गेट द PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइब्रेरी, और वो देखो, उसका सॉर्टिंग करो कि सिस्टम वाइज कौन से क्वेश्चंस ज्यादा बार पूछे गए हैं, कौन से क्वेश्चंस बिल्कुल ही नहीं टॉपिक पूछे गए वगैरह। उस हिसाब से आज के बाद आप अपनी पढ़ाई को फोकस कर सकते हो। ओके, तो ये बहुत अहम पार्ट है। पिछले 3 साल के क्वेश्चंस लेना। वैसे तो आप पेपर पैटर्न इसी साल चेंज हो गया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस रीजनिंग क्वेश्चंस और क्लिनिकल केस के ऊपर है, जो कि प्रीवियसली पूछे नहीं गए। तो आपके पास वो बेंचमार्क नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपको पेपर सेटर का माइंडसेट और वो क्या कौन से टॉपिक से पूछ सकता है, ये आइडिया जरूर लग जाता है। ओके, तो PYQ जरूर लेना। अब भी सबसे पहला पॉइंट है कि अनरेड पोर्शंस जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि बाद में आपको वक्त नहीं मिलेगा। एग्जाम के 2 दिन पहले आप फर्स्ट टाइम कुछ पढ़ने बैठे, ये सिचुएशन ना आए। तो जो भी अनरेड पोर्शन है, और उसमें भी खासकर बहुत इंपॉर्टेंट बोले गए टॉपिक्स है, उसको अभी के अभी खत्म करने की कोशिश करो। कीप द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज फॉर रिविजन। यस, इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एग्जाम का फर्स्ट डे जो भी है, डेट अगर आपको अनाउंस हो गई तो अच्छी बात है, लेकिन टेंटेटिव तो पता होता है हमको। उससे पहले, उसके मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली उसके पहले लेट्स से 10 to 15 डेज आप सिर्फ रिवीजन को देना चाहते हो, ऐसा कुछ एक स्ट्रैटेजी बना लो, और उस हिसाब से आपका टाइम टेबल बनाओ आज से उस दिन तक। ऑलराइट, तो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज फॉर रिवीजन, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका कितना पढ़ाई हुआ है, कितना बाकी है, उसके ऊपर ही आप तय कर सकते हो। मतलब ये कोई आप ये हर एक के लिए सेम नहीं होगा, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। हमने फर्रे 2.0 आपके लिए ही बनाया है, और यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो PW मेडेड के चैनल पे आपको फर्रे 2.0 सारे सब्जेक्ट्स का मिलेगा, जिसमें हमने रैपिड रिवीजन दिया हुआ है। और आपको सच बात बताऊं तो लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि सर हमने पढ़ा नहीं था साल भर, और सिर्फ एग्जाम मतलब 15 दिन पढ़ के सिर्फ ये फर्रे 2.0 देख के हम क्लियर पास हो गए एग्जाम। ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन कहने की बात यह है कि इसका मतलब वो इतना होलसम प्रोडक्ट है ये फर्रे 2.0 कि आपको बहुत ही कारगर साबित होगा। तो अच्छे से पढ़ना, और उसके बाद फिर फर्रे 2.0 से रिवीजन करना। वीडियोस आपको प्रॉपरली एक गाइड करेंगे, और वो टॉपिक्स रिवाइज भी होते जाएंगे फटाफट, उसमें एक्सप्लेन किए हुए टॉपिक्स। तो रिवीजन के लिए आप फर्रे 2.0 देख सकते हो, दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। अच्छा, रिवीजन का टाइम क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब एज अ न्यूरो फिजियोलॉजिस्ट मुझे लगता है बेस्ट टाइम फॉर रिवीजन इज अपॉन वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। वो रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। एक तो क्या है, मेमोरी कंसोलिडेशन, जैसे मैंने कहा REM स्लीप के वक्त होता है, तो ब्रेन जब REM स्लीप का एपिसोड एक्सपेक्ट कर रहा हो उस वक्त अगर आप रिवीजन करो, और खास करके जो आपने प्रीवियस डे के जो भी चीजें पढ़ी है, तो सुबह उठने के बाद पहले वो रिवाइज कर लिया करो, क्या क्या पढ़ा था। बुक में मत देखो, जस्ट रिकॉल करने की कोशिश करो क्या क्या पढ़ा था। देखो कितनी चीजें याद आती है, कोई बात नहीं, थोड़ा बुक खोल के फिर बाद में उसको देख सकते हो, लेकिन याद रखना, उठने के बाद जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहली बात आप करोगे वो प्रीवियस डे का पूरा कंटेंट रिवाइज करने की कोशिश करो, और देखो कितनी फैंटास्टिक मेमोरी डेवलप होती है, कितने अच्छे से कंसोलिडेट होती है। तो ये रिवीजन के बारे में हो गया, और बाकी फर्रे 2.0 के मैंने बता ही दिया है आपको। वो एकदम फैंटास्टिक है रिवीजन के लिए, फटाफट आप कर सकते हो रिवीजन। कीप द राइटिंग प्रैक्टिस। देखो आप एक एग्जाम के 1 महीना पहले तक फिर कॉलेज तो बंद हो चुका होता है, आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो राइटिंग प्रैक्टिस कम हो जाती है। ये ना हो कि एग्जाम में आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए रोज एक दो क्वेश्चंस, एक आध लॉन्ग क्वेश्चन हुआ, एक आध शॉर्ट नोट हो गया, ऐसा लिख के देखो। ओके, राइटिंग प्रैक्टिस रखो, और खास करके टाइम बाउंड मैनर में
उसको खत्म करो। देखो, लॉन्ग क्वेश्चन है तो 28 मिनट्स में खत्म करना है, शॉर्ट नोट है तो 14 मिनट्स में उसको खत्म करना है। मैं बाकी जो एक्स्ट्रा टाइम है वो बफर टाइम कहता हूँ कि भाई कुछ चेक करना है, कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम निकालना है, इसके लिए वो एक्स्ट्रा 1-2 मिनट्स का रखता हूँ। बट इस तरीके से टाइम बाउंड मैनर में आंसर्स लिखो। कुछ एक आंसर्स बिना देखे भी लिखो तो आपको ध्यान में आएगा कि कितना आप रिकॉल कर पा रहे हो ड्यूरिंग द एग्जाम। वॉच आउट फॉर द डेडलाइंस। इस वक्त ना बहुत सारी डेडलाइंस रहती है, आपको जर्नल्स कंप्लीशन करके उसका वो सिग्नेचर लेना होता है, सर्टिफिकेशन वगैरह, वो सारी डेडलाइंस, वो भी ध्यान रखना। कोई डिपार्टमेंट्स में कुछ अनाउंसमेंट हो रही है उसके ऊपर भी नजर रखना, ये सारी चीजें भी करो। एंड फाइनली एक बात और बता दूं आपको, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को आदत होती है, प्लीज इसको अवॉइड करो। डोंट पीप इनटू द फ्रेंड्स बुक्स। ये तू क्या पढ़ रहा है, ये तेरा क्या कितना हो गया, ये सारी चीजें अवॉइड करो। एक तो क्या है कि अगर आपका फ्रेंड अगर एक्स्ट्रा वाइज एक्स्ट्रा स्मार्ट होगा, उसने ज्यादा ही सब मार्किंग करके रखी होगी बुक, मैंने देखा है अक्सर ये स्टूडेंट्स को होते हुए कि मैंने पढ़ा है, मुझे लगता है, मुझे कॉन्फिडेंस है, लेकिन जब फ्रेंड की बुक देखता हूं तो अरे तो उसने तो हर एक लाइन मार्क करके रखी हुई है, टेंशन आ जाती है। क्यों लेना है टेंशन, उसने मार्क करके रखी होगी, वो उसकी मेहनत है या उसका आउटलुक है, मैं अपनी राह पे चलूंगा। सो प्लीज फ्रेंड्स को पूछना तेरा कितना हुआ, कितना बाकी है, तू क्या पढ़ रहा है, उसके बुक में ताक झांक करना अवॉइड करो। ओके, ये बिल्कुल मत करो, इससे कोई लाभ नहीं होता, इससे उल्टा नुकसान ही होता है। एंड एक बात, आखिरी पॉइंट जो आपको बताना चाहता हूं, डोंट पैनिक इफ यू आर अनेबल टू रिकॉल। देखो, अभी टाइम स्टार्ट हुआ है रिकॉल का, है ना, आप खत्म करोगे पढ़ाई आपकी और रिकॉल करोगे, और फिर ना कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं। तो मतलब उनको लगता है मुझे कुछ याद नहीं आ रहा सर, मुझे कितने मैसेज आते हैं कि सर मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ाया हुआ मुझे कुछ नहीं आ रहा, ऐसा मुझे लगता है। डोंट पैनिक। एक तो ना ये बार बार आप मुझे याद आ रहा है कि नहीं वगैरह ये देखना बंद कर दो। ओके, वो बच्चे होते हैं ना, बच्चे वो ट्री प्लांट करते हैं, एक छोटा सा प्लांट करने के बाद, और फिर रोज उसको उखाड़ के देखते हैं कि रूट्स कितने डीप गए हैं, है ना, आपने सुना होगा ये। ऐसा मत करो, मतलब ये आप बच्चे की तरह कर रहे हो कि कितने रूट्स डीप गए चेक करने की कोशिश कर रहे हो, और फिर नहीं याद आ रहा तो अरे बाप रे मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ये पैनिक से फायदा नहीं, नुकसान ही है। देखो, मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि रूट्स जा रहे हैं। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, आपके रूट्स डीप हो रहे हैं, आप बस मेहनत करो प्रॉपरली, और एग्जाम के टाइम पे इट विल ऑल कम बैक। ऐसा कहते हैं ना कि एग्जाम टाइम पे आपको सब याद आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आपकी मेहनत जो है वो रंग लाने वाली है, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, रेगुलर, कंसिस्टेंसी एंड साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, ये आप एग्जाम तक मेंटेन रखो, और देखो आपका रिजल्ट क्या आता है। ये टिप्स फॉलो करोगे तो कम से कम 10% एक्स्ट्रा आने वाले आपके ओवर एंड अबव योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो इसको याद रखना। ऑल द बेस्ट, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू क्रैक द एग्जाम। और एग्जाम के पहले मैं 1-2 वीडियो ऐसे और भी लाऊंगा, तो वॉच आउट फॉर दोज वीडियोस आल्सो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।